तो किसान भाइयों, हम आपको वेजिटेबल की खेती पे थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहेंगे। वेजिटेबल की खेती में मुख्य रूप से जो फसलें इस गांव में उगी हुई हैं, आप शायद टमाटर लगाए हुए हैं। तो लेकिन जो भी आप मैं बता देता हूँ, टमाटर, बैंगन और मिर्च और भिंडी, ये जो 4 फसलें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा तो वायरस आता है। वायरस को CLCV वायरस होता है या कई प्रकार के वायरस होते हैं जो कि पत्ते में कैसा मरोड़िया पैदा कर देते हैं, जिस वजह से आप जो दवाइयाँ, नॉर्मल दवाइयाँ डालते हैं, उन दवाइयों से वो मरोड़िया नहीं खुलता। लेकिन फिर भी मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि वायरस से आना और वायरस को फैलाना वो किस कीट पतंगे का या किस सूक्ष्म कीट की वजह से ऐसा होता है। देखिए, जैसे कपास में बीमारियां आती हैं, उसी प्रकार से वेजिटेबल में भी बीमारियां आती हैं। अब वेजिटेबल में मुख्य रूप से जो बीमारी आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं? व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, चेपा, हरा तेला, माहू, ये जो चीजें हैं इनको सूक्ष्म कीट पतंगे बोलते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा घातक है व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी। ये आम आपको दिखाई नहीं देती है, लेंस से दिखाई देती है या फिर वो बड़ी हो जाती है तब दिखाई देती है। लेकिन जब वो बड़ी हो चुकी होती है फिर उसका इलाज होना संभव नहीं है। आपने अपनी जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं, उन दवाइयों में आपने अपने रजिस्टर में, अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में कुछ ऐसी दवाइयाँ लिख के रखनी पड़ेंगी कि वो दवाइयाँ यदि आप इस्तेमाल करेंगे बार बार, तो ही तो आपके खेत में व्हाइट फ्लाई या थ्रिप्स कंट्रोल हो सकती है। यदि आप केवल दुकानदार की जबान पर ही निर्भर रहे कि आप जाके दुकान पे बोलो कि पत्ते से मुड़ रहे हैं, अब वो आपकी शक्ल देख के दवाई देता है। यदि जैसे ये बाबूजी बैठे हैं, 7 आदमी तो जावे पैंट बुशर्ट पहन गए, तो इनको देगा 1500 रुपए की 2000 की दवाई। और ऐसे कोई आप जैसा जाएगा जो भाई दाढ़ी भी नहीं बनवा रहा बेचारा, मैं बाल भी धोले आप काले, उस आदमी ने सोचा अच्छा अच्छा साथ ही बता दूँ, कदे वो बिना लेके जाए। ये मैंने देखा है। नॉलेज के आधार पर दवाई दुकानदार नहीं दे रहे, लोग मुंह देख के दवाई दे रहे हैं। कई बार मैं दुकानों पे बैठा होता हूँ और मेरे सामने कोई फार्मर आ जाता है तो मैं उसको दवाई बताता हूँ। दवाई बताने के बाद में वो पूछता जी कितने रुपए की होगी, मैंने बताई 1480 रुपए की होगी, मान ले जोड़ के। तो वो कई बार मजबूरन या शर्मांदा ले जाता है, लेकिन 2 दिन बाद वापस भी दे जाता है। या जमींदार कई बार ऐसा सोचता है ना जी मेरे तो पास पैसे नहीं है, लेकिन जब मेरे पास पैसे होंगे ना मैं तब लेने आ जाऊँ। यानी कि किसान भी ये चाहता है कि मुझे बीमारी खत्म नहीं करनी है, मुझे तो स्प्रे करना है। अब वो स्प्रे करके वो उसका मन राजी हो लेता है, लेकिन खेत में उसका रिजल्ट तो नहीं आता। मेरा कहने का भाव क्या है, वो भाव समझेंगे कि बीमारी क्या है, उसकी दवाई क्या है, उसका समय क्या है। अब बीमारी भी सही पकड़ में आनी चाहिए, उसकी दवाई भी सही होनी चाहिए, फिर स्प्रे करने का उसका तरीका भी सही होना चाहिए, और खेत में नमी भी होनी चाहिए, और समय भी होना चाहिए कि किस समय स्प्रे करें। आपने बहुत बार देखा होगा कि स्प्रे शाम के समय किया हुआ ज्यादा लाभदायक होता है, और यदि आपने स्प्रे कर दिया दिन में या दोपहर में, वो उतना लाभदायक नहीं होता। लाभदायक कैसे बोले जाते हैं कि लाभ थोड़ी देर में कर लेंगे। लाभ क्या होता है कि आपने खेत में जो स्प्रे किया दवाई का, उससे आपकी कीड़ा, सुंडी या तेला, मच्छर, मरोड़िया कितने % कंट्रोल हुआ। यदि आपने शाम के समय स्प्रे किया तो आपकी दवाई लग जाएगी 90% पास। यदि आपने सुबह किया स्प्रे तो आपकी दवाई होगी 40% पास। यदि आपने दोपहर में स्प्रे किया तो आपकी दवाई होगी 20% पास। तो यदि आपको यह मालूम पड़ गया है कि स्प्रे शाम के समय करना ज्यादा फायदेमंद है, तो क्यों करें सुबह या क्यों करें दिन में। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं मजबूरी है कि हमारे खेत तो 40 खेत हैं हमारे पास या 50 किले हैं, तो हम लोग एक दिन में स्प्रे नहीं कर पाएंगे शाम को, इसलिए पूरा दिन लेबर काम करती है खेतों में, तो पूरा दिन। लेकिन स्प्रे कुछ ऐसे होते हैं जैसे खरपतवार नाशक, वो दिन में कर सकते हैं, या कोई फंगीसाइड के स्प्रे हैं वो दिन में कर सकते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म कीट पतंगे या सुंडी के स्प्रे हैं ना, वो शाम को करने ज्यादा फायदेमंद। अब आपने ऐसी दवाई मैंने बताई आपको, जैसे कि नाम है कि पायरिप्रोक्सीफेन प्लस में डाइफेंथ्रॉन, पायरिप्रोक्सीफेन प्लस में बाइफेंथ्रिन, या एसिटामिप्राइड, या थायोलिक्विड, या इमिडाक्लोप्राइड 30.5%, 70%, ऐसी दवाइयां होती हैं जो इन बीमारियों पे कंट्रोल करती हैं। और साथ में वेजिटेबल की खेती में ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमें बार बार फंजीसाइड के स्प्रे करने पड़ेंगे। फंजीसाइड के भी सबसे सस्ता स्प्रे होता है कार्बेंडिजिम मैनकोजेब। अब ये दुकानों पे मिल जाता है 150 रुपए में,
170 रुपये में, 160 रुपये में, इसी रेंज में लगभग मिल जाता है। तो मुंह देख लेता है दुकानदार के ये सस्ती दवाई है, उसको वो दे देता है। थोड़ा सा अच्छा लगता है तो उसको टेक्निकल, बढ़िया टेक्निकल देता है कि जैसे एजोक्सी प्लस में टेबुकोनाजोल या एजोक्सी प्लस में डाइफेनकोनाजोल, इस प्रकार की जो दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे किसान तो दो तरह के रिजल्ट पाएंगे। सस्ती और लोकल दवाई इस्तेमाल करेंगे तो खेत में प्रोडक्शन कम होगा, पैदावार कम आएगी। महंगी और टॉप टेक्नोलॉजी की, जो आज की टेक्नोलॉजी है, आज जो वैज्ञानिकों ने बना करके किसानों के लिए दिए, यदि वो इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी भी खत्म होगी, स्प्रे भी कम करने पड़ेंगे और उत्पादन बढ़ेगा। इस प्रकार से आपने कीट पतंगे या जो व्हाइट फ्लाई है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा वेजिटेबल में, टमाटर में, मिर्च में, बैंगन में और इसमें भिंडी में। बाकी जो फसलें हैं, चाहे घिया की हैं, तोरी की हैं, तरबूज की हैं, खीरा की हैं, काकड़ी की हैं, वो नॉर्मल फसलें, उनमें सस्ते स्प्रे भी काम कर जाते हैं और 2-3 स्प्रे में या 2 महीने की वैसे फसल होती है, सस्ते स्प्रों में भी वो काम आपका सिद्ध हो सकता है। लेकिन टमाटर की खेती करने वाले किसान सावधान रहें, वो नकली, घटिया और लोकल दवाई इस्तेमाल ना करें। पैसे खर्च करें और किसान को जो है, दुकानदार को कह दें कि मुझे ऐसी दवाई नहीं चाहिए जो दवाई जो है मतलब आप मेरा मुंह देख कर देंगे हो, मेरे को तो ऐसी दवाई दीजिए जो जिससे मतलब मेरा रिजल्ट आए, पैसे की मेरे पास दिक्कत नहीं है। आप पैसा देख करके दवाई लेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाली। देखो अपने को तो साफ बोलना है, चाहे लोग इस बात का बुरा माने चाहे कोई इसका बुरा माने। लेकिन मैं आपको ये पर्चा इसलिए मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है कि मैं आपको एक पोषक तत्वों की दवाई बताता हूँ। हमारे पास जो ये दवाइयां हैं इनको हम एक अल्ट्रा सीरीज की दवाई बोलते हैं कि अल्ट्रा सीरीज में हमारे 4 प्रकार की दवाइयां। सबसे पहले जब आप नीचे जमीन तैयार करते हैं या कोई भी वेजिटेबल बोलते हैं तो एक दानेदार दवाई आती है जिसका नाम है अल्ट्रा 2 मैक्स। ये 4 किलो प्रति एकड़ डलता है। इसके डालने से अत्यधिक जड़ों का विकास होगा, फुटाव होगा, पौधा बहुत अच्छे से तेजी से ऊपर बढ़ेगा और एक प्रकार से जमीन को भी सुधारता है और जमीन के अंदर जो जिस भी तत्वों की कमी होती है उसको पूरा करके फसल को खाद उपलब्ध कराता है, जिससे फसल तीव्र गति से वृद्धि करती है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है अल्ट्रा 1। ये जो ब्लैक कलर का शीशी दिखाई दे रहा है ये अल्ट्रा 1 है। अल्ट्रा 1 का स्प्रे करने से फसल में तेजी से वृद्धि होती है, कच्चापन रहता है और जो फ्लावर है, फूल है, फल फूल, वो जल्दी आता है, उसका मैच्योरिटी लेवल कम करता है। एक दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारा अल्ट्रा 2। अल्ट्रा 2 जो होता है वो उस समय इस्तेमाल करें जिस अवस्था में आपको लगता है कि फूल जड़ते हैं, बोकी जड़ती हैं या मतलब फल खराब होता है, गंदा होता है, तो अल्ट्रा 2 जो है वो अत्यधिक फल भी लगाएगा, फल गंदा हो रहा है तो उसको ठीक करेगा और जो आपका ये बनेगा टमाटर या आपका जो फ्रूट बनेगा उसकी शेप बना देता है। और एक प्रोडक्ट आता है अल्ट्रा टॉप। ये अल्ट्रा टॉप पहले नंबर पे है। मैं इसका बार बार लोगों के सामने ऐसा जिक्र करता हूँ, ये 100 से 125 ml दवाई प्रति एकड़ डलती है। अब 100 ml दवाई का कमाल, ये जो दवाई इस्तेमाल करेगा खेत में कितना फल पैदा कर देती है, इतना फल लगाती है, ज्यादा फ्लावरिंग करने की क्षमता इस दवाई में है। कई दवाई कोई बोलता है फल नहीं आता, आता है तो खराब होकर नीचे गिर जाता है, कोई ऐसा टॉनिक देना जिससे मेरे खेत में ज्यादा फल आए, और ज्यादा फल आएगा तो ही तो पैदावार बढ़ेगी। वो अल्ट्रा टॉप नाम की दवाई। लेकिन तीसरे नंबर की दवाई जिसका नाम अल्ट्रा 1 है, वो आप जरूर याद रखें कि अल्ट्रा 1 आप हर दवाई के साथ मिला के स्प्रे करेंगे तो बीमारी यहाँ स्प्रे किया, बीमारी नीचे है तो यहाँ की दवाई नीचे पहुंच जाती है। या किसी खेत में आपने प्योद लगा रखी है, वहां आपने दवाई डाल दी तो प्योद आप जल्दी से आसानी से उखाड़ सकते हैं। किसी खेत में पानी भर गया तो पानी सुखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि खाद में भी आपने इसी 100 ml की मिला दी तो खाद को पूरे को लगवा देता है खेत में। तो इस प्रकार से अल्ट्रा 1 आपको हर स्प्रे के साथ मिलाना पड़ेगा। इसको स्प्रेडर भी बोलते हैं, इसको स्टिकर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको देसी भाषा में गोंद बोल देते हैं। उनको कुछ भी समझ नहीं आता तो बूंद या गोंद कह देते हैं, तो गोंद हाँ बोले ठीक है दे दे। कई बार गोंद लोग तब लेते हैं जब बरसात का सीजन आता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको हर स्प्रे के साथ लेना चाहिए, बल्कि बड़ी बोतल ला के रख लें, थोड़ा थोड़ा हर स्प्रे में मिलता है। तो इस प्रकार से वेजिटेबल की जो खेती है उसमें एक तो वायरस की सावधानी बरतनी है और एक सुंडी कीड़े की जो दवाई है वो बहुत ही सस्ती दवाई नहीं लेनी है। आज मैं इस गांव में आपके जो टमाटर के फील्ड हैं उनका खुद खेत में जाकर निरीक्षण भी करूंगा। आप लोगों के साथ एक एक बीमारी जो आप बोलते हैं कि फल काना होना, फल का गलना, जड़ का गलना, पौधे में मरोड़िया, दवाई 2 बार इस्तेमाल कर चुके, 3 बार इस्तेमाल कर चुके, लेकिन उसका मरोड़िया वायरस खत्म नहीं हो रहा है।
तो इस प्रकार की बीमारियों का निदान करने के लिए सीधा लाइव खेत में जाकर के उसका ट्रीटमेंट करूंगा। और आपको ये बोल के जा रहा हूँ कि यदि आप लोग चाहें तो 10-15 दिन बाद हमारे इस गांव में कभी इधर कभी उधर या कहीं ऐसा जहाँ पे किसान आ सकते हो ऐसी फार्मर मीटिंग करवाते रहें। और किसान यदि बार बार सुनेंगे तो जानकारी उनकी बार बार सुनने से बढ़ेगी। एक दिन सुनने से तो भूल जाएगी। कोई एक आदमी इसलिए याद रख लेगा जिसको मेरी जरूरत होगी, है ना। तो आपको वायरस भगाने की दवाई चाहिए, आपको इंसेक्टिसाइड जो कि कीड़े मारने की या सूंडी मारने की दवाई चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ आपको ऐसे टॉनिक चाहिए जिनके स्प्रे करने से ज्यादा फल आए, जड़ का विकास हो और पौधा तीव्र गति से अपना विकास करे और आपको उत्पादन ज्यादा दे। यदि आपको ये चाहिए तो आप मुझसे संपर्क रखेंगे। मेरे पास वो सारे टॉनिक हैं, वो मेरे पास में नाम है, दोबारा फिर बोल देता हूँ। सबसे बड़ा नाम तो मेरा इंडोबूम है। इंडोबूम आपको हर खेत में इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद अल्ट्रा 2 मैक्स आता है, वो भी दानेदार है, 4 किलो की थैली है, उसका इस्तेमाल करना है। अल्ट्रा 1 का इस्तेमाल करना है, अल्ट्रा 2 का इस्तेमाल करना है, अल्ट्रा टॉप का। और सब दवाइयों के साथ, सभी खादों के साथ आपने मिला करके अल्ट्रा 1 का प्रयोग करना है। इस प्रकार से आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपका निश्चित ही खेतों की पैदावार बढ़ेगी। आपने मेरी बातें सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जमेंगे तो केवल धान का पौधा रहेगा, और केवल धान का पौधा होगा तो जो भी खुराक खेत में होगी सारी खुराक किसको लगेगी? धान को। लेकिन दो चीज होगी तो दोनों खाएंगे भाई, इसलिए। लेकिन फुटाव भी इसी दौरान होगा, 1 महीने के अंदर फुटाव होते हैं भाई। 2 महीने बाद से तो होगा नहीं फुटाव, फुटाव तो पहले होगा। तो फुटाव ग्रोथ कराने के लिए, जड़ बताने के लिए हमने फिर इस दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर दोबारा से धान में यही जो दवाई है 2 किलो डाल देनी है। लेकिन मैं एक गारंटी देता हूँ कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई बेचने के लिए आएंगे। मैं एक गारंटी देता हूँ कि जिस धान के खेत में ये डला है या कपास में या वेजिटेबल में, और जिस खेत में ये नहीं डला है, आप उसकी जड़ पाड़ कर देख लियो। इसमें जो ये जिस खेत में ये डला होगा उसकी जड़ लंबी होंगी और ज्यादा होंगी, लंबी भी ज्यादा होंगी। और जिसमें ये नहीं गया है तो उसने कुछ भी डाल रखा हुआ है, उतनी जड़ें कोई हमें दिखा दे तो हम उसको इनाम दें, ऐसा दावा है। तो जड़ों का विकास ज्यादा होगा तो ही पौधा ज्यादा ग्रोथ करेगा, तो ही तो फुटाव आएंगे। जिस खेत में जड़ नहीं होंगी, जिस पौधे पे जड़ नहीं होंगी तो फुटाव नहीं आते, ये निश्चित है। तो जड़ बढ़ाने की दवाई लगा लो आप इसे, या फुटाव करने का खाद लगा लो। आपने ये 10 से 15 दिन के अंदर अपने खेत में डाल देना। आप 10-15 दिन पर खाद क्या क्या डाल सकते हैं? आप डीएपी डाल सकते हैं 25 से 30 किलो। आप पोटास डाल सकते हैं पूरा 1 बैग। पोटास भी मार्केट में 2 तरह के आपको मिलते हैं, एक ऑर्गेनिक पोटास मिलते हैं, एक केमिकल वाले पोटास मिलते हैं। ऑर्गेनिक जो पोटास है वो हमारी कंपनियां जैसे बनाती हैं, हम 4 किलो का पैकेट बनाते हैं। 4 किलो का पैकेट जो बनाते हैं वो पोटास जो होता है वो असलियत में पोटास नहीं होता। वो जो जमीन के अंदर पोटास आप डालोगे, या आसमान में जो पोटास है, या हवा में जो पोटास अवेलेबल है, या पानी में जो पोटास की मात्रा अवेलेबल है, उस पोटास की मात्रा को पकड़ के पौधे में लगा दो। एक तो ऐसा पोटास, एक ऐसा पोटास आता है जो खुद पोटास है, उसको खेत में डाल दो। वो पौधे की मर्जी है कि लेगा या नहीं लेगा। एक तो पौधे तक पहुंचाना या पौधे को पकड़ाना, एक पौधे के हवाले छोड़ देना कि हे पौधे तू अपने आप ले, तेरे अंदर इतनी ताकत है। वो किस प्रकार से लेगा? यदि उसकी जड़ें ठीक होंगी, यदि जड़ ना गलेंगी, जड़ काली नहीं होंगी, या जड़ फुटाव नहीं पा सकी होंगी, तो वो नहीं ले पाएगा। इसलिए कि अपने खेत में जब भी कोई डीएपी डाले, पोटास डाले, यूरिया डाले, वो सीधे कट्टे ना मार के आधे आधे कट्टे डाले। आप पूरा 1 कट्टा डालोगे तो उसमें से आधा कट्टा खाएगा पौधा, बाकी आधा कट्टा खराब हो जाएगा। इसलिए आधा कट्टे में से थोड़ा नुकसान होगा, बार बार डालोगे थोड़ा थोड़ा नुकसान होगा। एक बार में ज्यादा खाद डालोगे तो ज्यादा खाद खराब चला जाएगा, कुछ खाद पौधा लेगा। और फिर फसल के हिसाब से खाद डालो। यदि फसल के 2 हिस्से कर लो, जो मैं लोगों को आम भाषा में बताता हूँ कि फसल के 2 हिस्से कर लो, या तो फसल को डे वाइज ना करो कि यदि फसल आपकी लगभग 50 दिन की हो तो उसके बाद में कोई भी फर्टिलाइजर ऐसा खेत में नहीं डालना चाहिए जो फेंका जाता हो। फेंका कैसे कोई जाता है? यूरिया फेंका जाता है, डीएपी फेंका जाता है, पोटास फेंका जाता है, या सिंगल सुपर फेंका जाता है। जो भी कट्टे आप लाते हो वो फेंकने वाले होते हैं। जब आपकी फसल 50 दिन की हो चुकी होती है, कोई भी हो, चाहे धान की है, चाहे कपास की है, चाहे वेजिटेबल की है, उस समय फेंकने वाले खाद नहीं डालने, बैन। फिर कौन से खाद डालने? जो स्प्रे से जाए। स्प्रे के खाद बहुत सारे हैं, उसके ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगा।
स्प्रे के द्वारा जो खाद डालते हैं मोटे मोटे, आप भी जानते हो, मार्केट में जाते हो आपको जिंक मिलता है 12% TDTA, आपको आयरन मिलता है 12% TDTA, आपको फेरस मिलता है 380, या आप NPK के पैकेट लाए होंगे खरीद के कभी, 1-1 किलो के पैकेट आते हैं वो, या फिर बहुत सारे ऐसे स्प्रे करने के टॉनिक बोलते हैं दुकानदार, और जो दुकान पर जाओगे टॉनिक लेने के लिए उसके पास बहुत सारी वैरायटी होती है, तो वो अपनी मर्जी से आपको जो भी आप मांगते हो ये अपनी मर्जी से टॉनिक देगा दवाइयों के साथ। रही फल फूल की है, फल फूल की बोल क्या टॉनिक बोल। ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं 50 दिन के बाद स्प्रे द्वारा। 50 दिन से पहले आप कोई खाद डालना चाहें तो यूरिया, DAP, सिंगल सुपर, पोटाश वो डाल सकते हो, फिर बाद में नहीं डालना चाहिए। कई लोग उस समय तक भी खाद डाल देते हैं जब आपकी धान की बाली आनी शुरू हो जाती है, गब्बे में दाना डाल देते हैं, बोले आई वो गाने बनेंगे, एक कट्टा और बैठा दे। ये जो प्रतिस्पर्धा है ये हमारी फसलों में और हमारी जमीन को दोनों चीजों को नुकसान पहुंचाती है। फसल खराब होती है उसमें आप देखते हैं लास्ट में जाकर के उकासा सा खा जाता है। वो क्यों खाता है? वो इसी प्रतिस्पर्धा के कारण खा जाता है। तो दूसरा, जमीनें खराब हो रही हैं, बंजर हो रही हैं, जमीन के अंदर यदि आप देखोगे एक हाथ नीचे इतनी रोडियां बजरपुर आपको मिलेगा, जैसे जो लोग ये लगाते हैं ना समरसीबल वगैरह लगाते हैं या खेत में कोई टिबल लगाते हैं तो उनको पता लगता है कितनी रोड़ी है इस जमीन में। वो रोड़ी बजरी सारी इस खाद के द्वारा आई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने लगभग 0 से 3 दिन के अंदर खरपतवार नाशक दवाई डाल दी धान में, और 10 से 15 दिन पर आपने सारे खाद डाले। खाद में हमारी एक दवाई इंडोबूम भी डाली जिससे फुटाव होगा, जड़ का विकास होगा। अब इसके पश्चात में आप फसल को आगे बढ़ने दीजिए, फिर आप देखिए कि कोई ऐसा खरपतवार दोबारा तो आपके खेत में नहीं आ गया, तो आप ऐसी दवाई लाएंगे जो उगे हुए खरपतवार को मारेगी। ऐसी दवाई को मारने के पश्चात लगभग 2 दिन तक पानी सुखाना पड़ता है, और वैसे भी खेत में पानी का आधे बार सुखा देना चाहिए। लगातार पानी नहीं भरे रहना चाहिए, लगातार पानी भरने से जड़ गलन रोग आता है, जड़ काली हो जाती है, मिट्टी में बदबू पैदा होती है। थोड़ा थोड़ा बीच में सुखाते रहेंगे तो आपकी जमीन को सांस आता रहता है, थोड़ा उसको हल्कापन महसूस होता रहता है, और फसल जब खुद अपने आप को मजबूत या खुश महसूस करेगी तो वो आपकी फसल को भी फायदा पहुंचाएगी। यदि जमीन अच्छी महसूस अपने आप को नहीं करेगी, जमीन खराब होगी, जमीन बीमार होगी, तो आपकी फसल को कभी भी उत्पादन तक नहीं ले जा सकता। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए मैं फिर उस विषय पे आता हूँ कि यदि आपने अपने खेतों में ये जो प्रोडक्ट हैं ये इस्तेमाल किए, जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड, जिसका नाम है अल्ट्राटॉप, एक है अल्ट्रा 2, एक अल्ट्रा 1, ये प्रोडक्ट हैं। ये जो खाद है ये इनके आपने स्प्रे करने, इनके स्प्रे करने का सही समय कब होता है? जब आपका फसल लगभग 60 दिन क्रॉस कर चुकी होती है, 60-70 दिन का आपके फसल। अब बात आई कि देखो गब्बे पे फसल आनी शुरू हो गई है, अब हम क्या सावधानी देनी चाहिए? जब आपकी फसल गब्बे आनी शुरू हो जाए तो उस अवस्था में आपने पोटाश लिक्विड, इंडोबैक पोटाश, इसी कंपनी का भी आता है, बाकी बहुत सारी कंपनियों का आता है, पोटाश आता है लिक्विड, वो आधा लीटर प्रति एकड़ स्प्रे। आधा लीटर प्रति एकड़ स्प्रे करने का से फायदा क्या होगा पोटाश का स्प्रे करने से? कि जो धान की बाली निकलेगी उसमें थोथरापन कम होगा, वजन बढ़ेगा दाने और चमक बढ़ेगी। इस प्रकार से पोटाश जो है लिक्विड पोटाश, वो उसको नैनो पोटाश भी बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है, आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। इसके पश्चात में आपको लगता है कि आपके पौधे में कोई धब्बा, कोई आपके तने पर धब्बा, जिसको आप शीत ब्लाइट या ब्लास्ट के रोग बोलते हैं, इस प्रकार के जो रोग आते हैं धान में, उनके लिए अजोक्सी प्लस में टूबेकोनाजोल, अजोक्सी प्लस में डाइफेनकोनाजोल, ऐसे करके 2 प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, उन दवाइयों का आपका इस्तेमाल। आपकी जब बाली बन चुकी हो, बाली में अच्छे से दाने बन गए हो, और फिर भी आपको लगता है कि कोई दाने पे दाग बन रहे हैं या दाने पे कोई आपको फंगस दिखाई देती है, तो टिल्ट नाम की दवाई आती है, या जिसको बोलते हैं चमक की दवाई बोलते हैं, प्रोपिकोनाजोल बोलते हैं। तो ये दवाई आप इस्तेमाल करें जिससे दाना आपका साफ सुथरा रहे, दाने में कलर खराब ना हो, दाना दागी ना हो, ताकि मंडी में अच्छा भाव लगे। और इसके बाद मेजर जो बीमारी है धान की वो है फाका, या जिसको बोलते हैं काला तेला, जिसको बोलते हैं ब्लैक होपर, ब्राउन होपर, वैसे 2 तरह के होपर होते हैं। ये होपर की समस्या है बहुत बड़ी, और ये इकट्ठी ऐसे जिस खेत में आती है तो पूरे खापरे को खाली करती है, एक खापरा खाली करके फिर अगला खापरा, या ऐसे यदि ध्यान ना दिया जाए तो पूरा खेत एक दिन में या 24 घंटे में समाप्त कर सकती है। अब उस दवाई की सावधानी उसके लिए बचने के लिए बहुत सारी मार्केट में दवाइयाँ आती हैं, लेकिन जब आपकी फसल लगभग हो जाए 100 दिन की, 110 दिन की, तो उस समय आपको एक स्प्रे तो ऐसे ही कर देना चाहिए कि बीमारी हो या ना हो, क्योंकि पहले से यदि आपका पेड़ कड़वा होगा ना तो उस खेत में बीमारी की संभावना कम है। पिछले साल हमने ऐसा देखा बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों ने बीमारी आने के बाद स्प्रे चालू करे, क्योंकि बरसात बहुत थी पिछले साल और समय नहीं मिल रहा था लोगों को,
लेकिन बाद में जब कुछ होता दिखाई दिया तो फिर ब्लैक ओपर का प्रकोप आ गया था। ओपर का प्रकोप आया तो लोगों ने दवाइयाँ स्प्रे करनी शुरू करी। लेकिन जिन लोगों ने हमारी ये बात मान के कि जब फसल 110 दिन की हो जाए तब ब्लैक ओपर की दवाई का स्प्रे करना ही है, उनके खेतों में बचाव रह गया, उनके खेत में ज़्यादा तेला नहीं पनपा और ज़्यादा तेला ना पनपने की वजह से वो पैदावार अच्छी ले पाए और उनको अच्छा भाव मिला और अच्छे मुनाफे में रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 110 दिन पे डालें, 110 दिन के बाद फिर यदि आपकी बीमारी बढ़ती है तो उस हिसाब से और महंगी दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से अपनी फसल को कीड़ों से बचाइए, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कीजिए, फर्टिलाइजर हमसे लीजिए। हम फर्टिलाइजर के मेन होलसेलर हैं, या जो फर्टिलाइजर के आइटम हम देते हैं बाजार में उनकी हमारी देख रेख में यदि आप उन फसलों में वो फर्टिलाइजर पहुंचाएंगे तो आपको लाभ ज्यादा। तो इस प्रकार से ये धान का एक सिलेबस है। फिर भी यदि आपको लगता है कि धान के विषय में आपको सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अभी इस विषय पर जानकारी देना चाहता हूँ कि फसल धान की है, धान की फसल में ध्यान रखने की बातें क्या क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि बीज का चयन। आप बीज जब खरीदने जाते हो बाजार में तो आप बीज देख के लेते हो कि भाई निगर है दाना, लेंथ अच्छी है कि नहीं है, ट्रीटेड है या नहीं है, ये दो चीज़ें। परंतु ये सब देखने के बाद भी एक बड़ी समस्या, एक बड़ी बीमारी खेतों में हमने देखने को पाई है जिसका नाम है बकानी डिजीज, या उसको बोलते हैं बकानी रोग या उसको झंडा रोग बोलते हैं देसी भाषा। ये फसल में ऐसे आम जो धान होता है उससे एक लंबा पौधा बढ़ जाता है और उसमें बदबू भी हो जाती है, उसमें कोई धान नहीं लगता, वो खराब होता है। ये पनीरी के समय ही आ चुका होता है। वो तो बिहारियों को या जो पनीर लगाते हैं उन लोगों को पता नहीं है कि कौन सा पकाने का पौधा है कौन सा, लेकिन कुछ आपको सिम्टम्स पनीरी के समय भी दिखाई दे जाएंगे। हम पनीरी के समय में आपके बीच में आया करेंगे ना तो आपको बताएंगे देखिए पकानी रोग का पेड़ है और ये अच्छा है। सबसे पहले तो बीज को ट्रीट करना चाहिए। यदि किसी ने ट्रीट कर भी रखा है फिर भी थायोपोनेट मिथाइल करके एक प्रोडक्ट आता है, उसमें आपने जिस भी ड्राम में या जिस भी होदी में आप बीज को भिगोते हो उसमें उस पाउडर को 100 किलो बीज भिगोना है तो आप 100 से 150 ग्राम दवाई ले लीजिए। 100-150 ग्राम दवाई डाल के उसमें उतना ही पानी डालें होदी में या टब में जिसमें आपका बीज पूरा भीग जाए। ऐसा नहीं कि ड्राम भर दिया पूरा भर दिया और बीज उसमें आता है तो बाकी पानी इतना ऊपर थम खाए ज़्यादा। पानी इतना भरो कि वो 24 घंटे में उससे जीरी उस पानी को पी ले, और पानी को पी ले तो वो फूलनी शुरू हो। पानी भरा तो फूल नहीं सकती, पानी जब सूख जाएगा तब बीज फूलना शुरू होता है, उसमें जर्मिनेशन होना शुरू होता है। अब जर्मिनेशन हो जाए, छोटा छोटा घुंटा निकल जाए तो आप खेत में जाइए, अपनी जगह को तैयार कीजिए। तैयार करने के पश्चात में ये जो दवाई मैंने आपको बताई थी इनोबूम, इसका 1 किलो का पाउच लीजिए और उस खेत में फेंक दीजिए, जैसे कबूतर को दाने फेंकते हैं, फेंक के उसको तैयार करके पानी भर दो। पानी भरने के पश्चात में जो बीज आप लेके गए हो अंकुरित बीज उसको उसमें डाल दीजिए और आपका पनीर का खेत तैयार हो। इसको खेत को तैयार करने के पश्चात में यदि आपको लगे कि बकानी रोग का इसमें कोई पेड़ ऐसा है तो जो दवाई का घोल आपने पहले बीज को भिगोते समय बनाया था उसी दवाई का पाउडर आप चाहे तो 2 ग्राम प्रति लीटर स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे ये बीमारी जो है खत्म हो जाएगी, या ये बीमारी 90-95% नहीं होगी, 100% खत्म नहीं होगी। तो इस प्रकार से पनीरी तैयार करें। पनीरी तैयार करने का जो समय है वो लगभग 25 दिन का होता है। कई लोग बोलते हैं 21 दिन का होता है, कई लोग 25 दिन का बोलते हैं, लेकिन अपन एक नॉर्मल सा भाषा यूज करते हैं कि 25 दिन में आपकी पनीरी वहाँ से उठ जानी चाहिए और 26वें दिन या उसी दिन खेत में लगनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं जब पनीरी उखाड़ते हैं तो पनीरी की जड़ें टूट जाती हैं, या कुछ हमारी ज़मीन ऐसी है या पानी ऐसा है या जड़ें लंबी हो जाती हैं तो वो टूट जाती हैं। तो इसके लिए एक सावधानी बताता हूँ। यदि किसी खेत में ये जो दवाई है 3 नंबर की जो मैंने आपको बताया कि दवाई में मिला के स्प्रे करने से पत्ते के आरंपार या पेड़ में दवाई चली जाती है, यही दवाई यदि आपको 1 एकड़ की 4 किलो की पनीरी है तो उसमें 50-60 ml दवाई किसी रेत माटी में मिला के खेत में, यदि आपकी है 8-10 किलो की दवाई तो 100 ml की शीशी ले लो, तो 100 ml की दवाई ऐसे थोड़ा रेत माटी मिला के या पानी मिला के उस खेत में फेंक दो। तो उसके बाद में आप जब उखाड़ोगे अपनी पनीरी तो ऐसे निकलेगी बिल्कुल जैसे नरम, तो कोई जड़ नहीं टूटेगी। कोई जड़ नहीं टूटेगी तो जड़ बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना पड़ेगा। तो फिर आप पनीर लगाएंगे, बिहारी लगाते हैं, आपके खुद लोग लगाते हैं, लगाने के लगभग 3 दिन के अंदर अंदर खरपतवार नाशक दवाई डालनी चाहिए। क्योंकि खरपतवार का मैं फिर आपको बताता हूँ कि जो खरपतवार को नियंत्रित नहीं कर पाते उनके खेतों में 25 से 30% पैदावार घट जाती है।
तो दवाइयाँ ऐसी आती हैं कि जो धान लगाते ही डालनी पड़ती है, जैसे कि पटीला क्लोर या कोई और दवाई। कुछ लोग बोलते हैं कि यदि हम ये दवाई अभी डालेंगे तो 1 महीने बाद फिर अड़ंगा जमेगा, तो अपन क्या करेंगे, बोला 1 महीने बाद ये नोमनी गोल्ड जैसी जो दवाई आती है वही लाकर मार देंगे, तो 2 बार खर्चा क्यों करेंगे। लेकिन 0 से 3 दिन के अंदर डलने वाली जो दवाई है जिसको हम फर्टिला क्लोर बोलते हैं, यदि आपने वो नहीं डाली तो आपका धान पैदावार कभी नहीं दे सकता। कारण क्या है कि वही समय होता है 1 महीने का जिस समय में मुख्यतः आपके गांव में, ये मुगान करके गांव है, इस गांव में हम इस विषय पर आए हैं कि यहाँ के जो किसान हैं वो खेती बाड़ी से संबंधित कोई ऐसा सेमिनार चाहते हैं, ऐसी जानकारियाँ चाहते हैं कि जो समय समय पर कोई डॉक्टर आकर के उनको खेत में बीमारी के बारे में या सही बीज के बारे में या सही दवाई के बारे में या सही फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी दे सके। इस विषय के तहत हमने आज पहली बार इस गांव में प्रवेश किया है और आने वाले समय में मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि यदि यहाँ के किसान खेती बाड़ी के प्रति जागरूक हुए और किसान अच्छी खेती करना चाहते हैं तो हम लगभग 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इस गांव में दोबारा आ सकते हैं। जैसा कि आपकी फसलें हैं, आने वाले समय में धान की फसल मुख्यतः लगभग यदि गांव के अंदर 100 एकड़ हो तो लगभग 90-95 एकड़ में धान लगता है। ऐसा सही है जी? क्योंकि पूरे क्षेत्र में जो मैं देख रहा हूँ, जिस भी गांव में जाता हूँ वहाँ पे यदि धान की खेती करने वाले लोग ज्यादा होते हैं तो धान के विषय में भी जरूर सुनना चाहते हैं। कुछ गांव ऐसे जहाँ गन्ना भी लगाया जाता है, धान भी लगाया जाता है या वेजिटेबल भी लगाया जाता है। तो आपके गांव में मुख्य रूप से 3 फसलों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहली फसल है धान की, दूसरी फसल कपास की और तीसरी फसल वेजिटेबल। गन्ना भी जो लोग लगाएं तो गन्ने के बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। अब क्योंकि समय आ चुका है, सबसे पहले लगेगी कपास, उसके बाद लगना शुरू होगा आपका धान की पनीरी और प्लेज लगभग पूरा साल चलता रहता है। मार्च से लेकर के सितंबर तक अनेक प्रकार की वेजिटेबल उगाते हैं लोग। तो अभी सबसे पहले कपास के विषय पे बात करते हैं। कपास का जो बीज है, पहले ऐसे देसी बीज आया करते थे जो बीज उनमें सुंडी या कीड़ा बहुत लगता था, तेला मच्छर मुरड़िया बहुत लगता था, जिसकी वजह से कपास होनी बिल्कुल बंद हो गई। वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया, साइंस ने, अमेरिका की एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसको बोलगार्ड बोलते हैं, बीटी बोलते हैं, अमेरिका देश में वो विकसित हुई और भारत की कुछ कंपनियां अमेरिका से वो टेक्नोलॉजी लेकर के भारत में आई और उन्होंने कपास का ऐसा बीज बना दिया जिसमें सुंडियां या जो सूक्ष्म कीट पतंगे होते हैं, मच्छर मुरड़िया, वो बिल्कुल नए के बराबर आता है। सुंडियां खत्म हो गई बीटी कॉटन आने के पश्चात। लेकिन बीज बिजाई करने से कटाई तक हमने क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो मैं विषय पाता हूँ। लगभग 450 ग्राम का एक पैकेट आता है कॉटन सीड का। कुछ लोग हाथ से बिजाई कर सकते हैं, कुछ लोग मशीन द्वारा बिजाई करवाते हैं। यदि मशीन द्वारा बिजाई कराते हैं तो 2 पैकेट प्रति एकड़ डाल सकते हैं। यदि कोई हाथ से चोबने की हिम्मत या मेहनत करता है तो 1 पैकेट में भी काम चल जाता है। परंतु बीज आपने चयन कर लिया, बीज मुख्यतः बहुत सारी कंपनियों के लगभग 7-8 कंपनी अच्छी है जिनके बीज मार्केट में अच्छी पॉपुलरिटी के साथ बिकते हैं। तो वो बीज आप अपनी पसंद का कोई भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन हम उस बीज के बिजाई के साथ और कटाई तक उसमें क्या सावधानी बरत सकते हैं उस विषय पे मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। सबसे पहला है ध्यान रखने की योग्य बातें फर्टिलाइजर। जैसा कि हमने एक लिटरेचर, एक पर्चा आपके बीच में दिया है, ये एक ऐसा खाद है जिसको खाद बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं, जिसका नाम है इंडोबूम। ये इंडोबूम एक किलो का पाउच है, 1 एकड़ में ये 2 किलो डलता है। अभी किसानों की डिमांड पर हमने ये 2 किलो का भी बना दिया पाउच। तो लेकिन यह है कि 1 किलो का हो तो आधा किलो, 2 किलो तो 1 किलो डल सकता है। यदि आप 1 एकड़ बिजाई करते हैं, चाहे धान का, चाहे कपास का, चाहे आप कोई और फसल का, तो ये 2 किलो खाद या तो बिजाई के साथ डाल दीजिए। यदि बिजाई के साथ कोई नहीं डाल पाया तो जब पहला पानी 30-35 दिन पर लगाते हो उस अवस्था पर यदि कोई इस खाद को डाल दे, जिस खेत में डला होगा उस खेत में जो भी फसल आपकी होगी, चाहे वो कॉटन की है, चाहे धान की है, चाहे गन्ना की है, चाहे वेजिटेबल की है, उसके फुटाव आएंगे, ग्रोथ कराता है। और सबसे बड़ी खूबी क्या पैदा करता है, जो जड़ होती है ना, तो जड़ को लंबा करता है। अब कई बार लोग बोलते हैं कि फुटाव करने की कोई दवाई नहीं होती, जमीन ठाडी होगी तो अपने आप नहीं फुटाव हो जाएगा, मौसम अच्छा होगा तो अपने आप फसल हो जाएगी, अरे बोला कुछ नहीं, बोला पानी है सबसे बढ़िया, यदि पानी ही अच्छा है, मीठा पानी है, तो फसलें अपने आप अच्छी हो जाती है।
सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आप अपने आप से अंदाजा लगा लीजिए कि आदमी भी सब अच्छा खाते खाते भी बीमार हो सकता है, अच्छा खाते खाते भी कमजोर हो सकता है, या सभी सुविधाएं घर में हो तो भी वो जरूरी नहीं कि ठाडा तगड़ा हो, वो कमजोर भी हो सकता है। लेकिन फसल की सबसे बड़ी डिमांड क्या है? शुरुआती ताकत, जिसको बोलते हैं नीम। यदि आप नीम कमजोर रखोगे तो फसल आपकी कमजोर रहेगी। कितने भी आप स्प्रे करें, कितने प्रकार के आप खाद डालें, इस प्रकार से वो फसल अच्छी नहीं हो सकती। यदि आपने जड़ों का विकास अच्छा करना तो ये प्रोडक्ट, इसका नाम है इंडोबूम, ये डालना ही पड़ेगा, डालना ही चाहिए। अब किसान यदि मजबूती से अपनी पहले दिन से फसल को अच्छी उठा के चलेंगे तो निश्चित ही वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब क्योंकि लगभग आपने बीज जो बिजाई किया 30-35 दिन के पश्चात आपने पानी लगाना बहुत जरूरी है। नरमा के खेत में 30 से 35 दिन पर पहला पानी आना ही चाहिए। लगभग 4 पानी की फसल होती है, लेकिन पहला पानी 30-35। उसके बाद में पानी देने के बाद आप यूरिया पूरा कट्टा बिल्कुल ना डालें। 25 किलो यूरिया, लगभग 25-30 किलो पोटास और 25-30 किलो आप कैल्शियम नाइट्रेट मिला करके इकट्ठा कर लो। और यदि सल्फर अवेलेबल हो तो 3 किलो सल्फर, आप सल्फर ले लो साथ में, ये मिश्रण कर लो आप इकट्ठा। ये इकट्ठा करके आप खेत में डाल दें। और जो भी निराई गुड़ाई जोताई कर सकता है वो अपने खेत में खरपतवार खत्म करने के लिए करें, क्योंकि ये विषय भी बहुत जरूरी है। यदि खरपतवार खेत में है तो आपकी फसल को 20 से 30% खराब कर देगा। फसल अच्छी तभी होगी जब खेत में खरपतवार नहीं है। अब दवाई अच्छी है, बीज अच्छा है, खाद भी अच्छे से डाल दिए हैं, खरपतवार खत्म नहीं किए तो भी आपकी फसल अच्छी नहीं हो सकती, चाहे वो फसल धान की हो चाहे कपास की। खरपतवार को खत्म कीजिए। खरपतवार खत्म होने के बाद में आपने अपने खेत में देखना है कि जो फुटान है वो सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या उसमें कोई अब ऐसा टॉनिक कोई स्प्रे तो यूज नहीं करना पड़ेगा, या जो पत्ते हैं पत्ते मुड़ तो नहीं रहे हैं। ये कपास के अंदर मुख्य बीमारियां आती हैं, सबको पहले से पता भी होगा, बट मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि विषय पूरा हो। मरोड़िया की बीमारी है तो मरोड़िया की बीमारी तो लोगों को पता हो जाती है कि जब पत्ते मुड़ जाते हैं तो वो तो बता सकते हैं कि मरोड़िया आ गया इसमें, लेकिन ये नहीं पता कि मरोड़िया क्यों आता है, किस कारण से आता है। लगभग कपास में देखो 2 तरह की बीमारियां रहती हैं, एक थ्रिप्स होता है, एक व्हाइट फ्लाई होता है और एक हरा तेला होता है। इनको सूक्ष्म कीट पतंगे बोलते हैं, इनको मच्छर बोलते हैं। ये इतने सूक्ष्म भी होते हैं कि जो इन आंखों से सही से दिखाई भी ना दे। हरा तेला अच्छे से दिखाई दे जाता है, व्हाइट फ्लाई बहुत छोटी होती है। व्हाइट फ्लाई कम दिखाई देती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो दिखाई देती है, लेकिन इतनी छोटी होती है कि जैसे किसी कागज पे हम पेन से ऐसे टिक्की लगा दें, इतनी छोटी व्हाइट फ्लाई होती है। वो होती कहाँ पे है? पिछले हिस्से पे होती है। ये पत्ता है, पत्ते के ऊपर आपको कोई मच्छर दिखाई नहीं देगा, पत्ते के पिछले हिस्से पर आपको बीमारियां दिखाई देंगी। पिछले हिस्से पर आप देखेंगे तो उसको मारोगे कैसे? आपने दवाई तो ऊपर करनी है स्प्रे, वो तो नीचे बैठे हैं पत्ते के नीचे, फिर मरेगा कैसे? उसके लिए कंपनियों ने ऐसी दवाई बनाई है, जैसा कि आपके बीच में मैं बताना चाहता हूँ। ये पोस्टर है, इस पोस्टर में एक ये दवाई है, यहाँ पे 3रे नंबर पर, ये पर्चा यही रहेगा आपके पास, आप देख सकेंगे। ये 3रे नंबर पे एक दवाई है जिसका नाम है इंडोवन। ये 3रे नंबर पे दवाई है, इसका नाम है इंडोवन। ये इंडोवन एक ऐसी दवाई होती है जिसके आप इंसेक्टिसाइड के साथ, पेस्टिसाइड के साथ मिला दोगे, खाद के साथ या दवाई के साथ मिला दोगे, उसकी एक तो कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। एक यहाँ पर स्प्रे किया, नीचे बीमारी है तो यहाँ से पत्ते में आरम पार चली, और यहाँ पे आपकी बूंद पड़ी स्प्रे की तो ये दवाई यहाँ गिरने के बाद अपने आप सब जगह फैला देंगी। ये दवाई ऐसी है। यदि किसी खेत में पानी भर गया है और निकल नहीं रहा है, आप सल्फर डालते हो, बहुत सारे लोग आपको बताते हैं, आप पाइया ये डाल दो 250 ml, खेत का पानी सूखा देंगे। दवाई के साथ स्प्रे करने का फायदा क्या होता है कि जैसे आपने स्प्रे किया और स्प्रे करके आप घर आए, पीछे से बरसात हो गई तो जो स्प्रे किया वो स्प्रे खराब हो जाता है, भूल जाता है। लेकिन यदि साथ में दवाई मिलाओगे जिसका नाम इंडोवन है, ये साथ में मिलाओगे तो स्प्रे नहीं धुएगा। जो 1000 रुपये 2000 रुपये दवाई के लगे वो आपके पास होंगे, फेल नहीं हो सकते। तो सूक्ष्म कीट पतंगों की दवाई का आपने इस्तेमाल करना है। ज्यादातर लोग इमिडाक्लोप्राइड कर सकते हैं, एसिटामिप्राइड कर सकते हैं,
पायरिप्रोक्सीपैन प्लस में बाइफेंथ्रिन कर सकते हैं। इस प्रकार की दवाइयां जो मैंने अपने मुख से आपके बीच में बताई हैं, वो दवाई कपास के लिए रामबाण है। कपास के खेतों में जो सूक्ष्म कीट पतंगे लगते हैं उनको वो दवाई मारेगी। ये हम लिख करके भी यहाँ पे रजिस्टर लगवा के, और हर मौसम के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से, और किस फसल में किस टाइम पे क्या दवाई पड़ सकती है, ऐसा हम यहाँ रजिस्टर भी लगवा सकते हैं। समझा कि सभी लोग उसी रजिस्टर को देख के अपने खेत में स्प्रे कर सकें। वो आपकी रुचि और आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आपके खेत में सूक्ष्म कीट पतंगों का इलाज हो चुका है, लेकिन उसके बाद में मालूम पड़ा कि फल लगते हैं, बोकी लगती है, गिर जाती है, झड़ जाती हैं। और कई बार तो इतना प्रॉब्लम आ जाता है कि आप एक पेड़ के नीचे 100 50 फूल बोकी भी झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। इस प्रकार से किसान के खेत में जो पैदावार आनी चाहिए थी वो नहीं आ सकती। अब फल रोकने की, फूल रोकने की या फल ना गिरने की जो बीमारी है, इससे निजात पाने के लिए भी दवाइयाँ आपके बीच में मिलती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ब्लैक सी, काले रंग की एक शीशी दिखाई दे रही होगी आपको, इसका नाम है अल्ट्रा वन। ये अल्ट्रा वन जो प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल यदि करेंगे तो फल नहीं गिरेगा, फल नहीं झड़ेगा, फल रुक जाएगा, और फल रुकेगा तो आपकी पैदावार बढ़ेगी। फिर आपके बीच में एक दवाई आती है जिसका नाम है अमीनो एसिड, इसका नाम है अल्ट्राटॉप। अमीनो एसिड इसमें साल्ट है। ये दवाई यदि इस्तेमाल कर दी, ये 100 ml की डोज 1 एकड़ में जाता है, थोड़ी सी मात्रा, 200 रुपए में 1 एकड़ में स्प्रे जाता है। 100 ml दवाई यदि आपने स्प्रे कर दी, तो इसके स्प्रे करने से यदि किसी के खेत में फल फूल कम आता हो, बोकी कम लगती हो, तो ये तीव्र गति से फल फूल की वृद्धि कर देता है, ज्यादा फल लगा देता है, फसल कोई भी हो। लेकिन हम कपास के विषय पे बोल रहे हैं। कपास के विषय पे लगभग जब 60-70 दिन की फसल हो जाए तो आपको दूसरा पानी लगाना है। लगभग 90 दिन की फसल हो जाए तो तीसरा पानी लगाना है। बाकी आगे पानी की जरूरत के अनुसार, बरसात के अनुसार आप देख सकते हैं कि पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पानी के साथ साथ खाद में आप सल्फर जरूर इस्तेमाल करें, यूरिया कम से कम इस्तेमाल करें, डीएपी पहले इस्तेमाल करें, उसके बाद में बीच में कभी भी इस्तेमाल ना करें। कई लोग क्या करते हैं, हालते नलाते हैं तब भी डीएपी डाल देते हैं, और फिर भी उनके घर में कट्टा रखा होता है डीएपी का, कोई भी खाद डालने जाएंगे तो साथ में डीएपी मिला देते हैं। डीएपी बहुत महंगा है और शॉर्टेज में भी रहता है। किसानों को अब की बार 1300-1400 रुपए से लेकर के और 2000 रुपए तक शायद मिलने की संभावना है। तो हम क्यों ना फर्टिलाइजर का प्रयोग कम से कम करें, और जो दूसरे ऑर्गेनिक खाद हैं, चाहे कुल्डी का खाद है, चाहे ऑर्गेनिक जो कंपनियां खाद बनाती हैं वो खाद है, तो वो इस्तेमाल करें। जो हमारे से हो सकता है वो अपने आप कर लेना चाहिए, जब हमसे कुछ नहीं बने तो बाजार से ला करके करना चाहिए। तो ये आप सावधानी बरतेंगे। और फसल में खिलने का जो समय होता है, जब टिंडा बन चुका होता है, उस समय एक प्रकोप आता है गुलाबी सुंडी का। गुलाबी सुंडी का पिछले साल भी काफी प्रकोप रहा था, और कंपनियों ने इस बार इस प्रकार के बीज बना के भेजे हैं कि कम से कम उसमें गुलाबी सुंडी लगे। परंतु फिर भी गुलाबी सुंडी यदि आती है तो ट्रेसर जैसी, डेलीगेट जैसी दवाइयाँ और इमामेक्टिन प्लस में थायोमेथोक्साम, इस प्रकार की दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध होंगी। हम यहाँ रजिस्टर में लिख दिया करेंगे, या हमारे नंबर लोगों के पास होंगे तो वो समय पर पूछ भी सकते हैं, क्योंकि अभी बताइए दवाइयों के नाम आप भूल जाएंगे, मोटी मोटी चीजें आप याद रख सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप पूरा पालन पोषण कर चुके होंगे कपास की फसल का। कपास से संबंधित कोई आपका सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कपास की फसल से संबंधित कोई बीज, कोई दवाई, कोई खाद। कपास की जो उसके भीतर कीड़ा निशान नहीं है, वो ऊपर एक दाग होता है, काला एक दाग होता है, दाग के माध्यम से, अब निशान तो हमारे भी कहीं नहीं होता है, लेकिन हमारे भी अंदर बच्चा बनता है और बच्चा फिर बाहर आता है जब वो हम जहाँ से हम पैदा होते हैं। इसी प्रकार से कीड़ा जो है बहुत सूक्ष्म अंडा होता है। सूक्ष्म यदि चोंच मार दी ना, मान किसी जीव ने चोंच मारी है, तो चोंच मारने मात्र से जिसका छोटा सा भी निशान होता है, दाग मिलेंगे आपको काले अंडे को, उन्हीं के माध्यम से अंदर भी पैदा होता है। रही बात ये कीड़ा पत्थर में भी पैदा हो सकता है, कीड़ा पत्थर में भी पैदा होता है, परंतु तितली के द्वारा ये अंडे दिए जाते हैं। वो अंडे का लार्वा टिंडे के अंदर जहाँ से भी उसको कच्चा रास्ता मिलता है वहाँ घुसता है और अंदर मिलता है। लेकिन कई बार सुंडी जब आपको दिखाई देती है जब कपास खिलनी शुरू हो जाती है। अभी अंदर है, टिंडे के अंदर है, तो आपको दिखाई नहीं दे सकती, मुझे भी दिखाई नहीं दे सकती। आपको कब दिखाई शुरू होगी, जब वो खुलना शुरू होगा इस प्रकार से। तो जब खुलता है, कपास निकलनी शुरू होती है, तब आपको कीड़ा दिखाई देता है। परंतु आपको कीड़े के प्रयत्न 90 दिन तक ये बीटी का असर रहता है कपास। 90 दिन खत्म हुए, आपको दिन याद रखने पड़ा करेंगे कि कपास बोए 2 महीने हो गए तो हमने कौन सी दवाई डालनी है, कपास को बोए 3 महीने हो गए तो कौन सी दवाई डालनी है। ये नहीं है
कि बीमारी आएगी तब देखेंगे, फिर खेती नहीं हो पाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है। तो अब आदमी बोलते बीमारी से कहते है नहीं, छोड़ दो, करे खर्चा करना पड़ेगा समय से लेकर के आखिर तक। तो कपास का ही विषय है। इसमें सबसे बड़ी समस्या गुलाबी सुंडी की ही है। 90 दिन पर आपको गुलाबी सुंडी का इलाज करना ही करना पड़ेगा। उसकी दवाएं जैसे कि मैंने आपको बताई, डेलीगेट है, ट्रेसर है, रिमोन है, ये दवाइयां आपको सप्लाई करनी। तो ये कपास का विषय क्लोज होता है। आप एक बार स्टॉप कर दें।